Hello friends, this is Dimple Titra and you are welcome in new episode of स्वीकृति। तो चलिए आइए आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। स्वीकृति, कहानी आत्मग्लानि की, पार्ट 35। कुछ दिन बाद मैं रोज शाम की तरह अपनी माँ के पास बैठा था। पिछली रात से उनकी तबीयत उस दिन बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। सांस बार बार उखड़ रही थी। मैंने मन ही मन फैसला किया कि आज मैं इन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। जिस रात मेरे पापा ने ये दुनिया छोड़ी थी, उस रात को मैं आज भी याद करके खुद को कोसता हूँ। इसलिए वही गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहता था। शालिनी, आज तुम हॉस्पिटल से सीधा अपने माँ बाप के घर चली जाना, क्योंकि मैं घर नहीं आऊँगा, मैंने शालिनी से फ़ोन पर कहा। क्यों, ऐसा क्या हो गया जो तुम आज रात घर ही नहीं आओगे? वो बड़ी अनजान बनकर बोली, जबकि वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब है। तुम्हें तो कुछ होश रहता नहीं, जानती नहीं हो कि माँ की तबीयत कल रात से बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस वक्त भी तबीयत में कोई सुधार नहीं दिख रहा, तो मैं आज इन्हीं के पास रुकूंगा। मेरी माँ के बारे में कोई हालचाल लेने के बजाय उसने ठीक है कहकर फ़ोन काट दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ ने मेरी वजह से काफ़ी कठोर फैसला लिया था। अंजलि के साथ मैंने जो कुछ भी किया, उसकी सज़ा मुझे देने के चक्कर में माँ ने अपने लिए भी एक सज़ा का ही चुनाव किया था, क्योंकि जवान बेटे के रहते हुए भी उन्होंने मेरे द्वारा कोई सेवा या सुख नहीं उठाया था। मैंने शालिनी की तरफ से दिमाग हटाया और अपनी माँ के सिरहाने जाकर बैठ गया। रात के करीब 9 बजे माँ की सांसें तेज चलने लगी। गुड़िया और मैंने बिल्कुल भी देरी ना की और हम उन्हें फ़ौरन अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें सीधे वेंटिलेटर पर रख दिया। आईसीयू के बाहर वेटिंग एरिया में मैं और गुड़िया परेशान हालत में रात के 3:30 बजे तक डॉक्टर्स के जवाब की उम्मीद में बैठे रहे। उसी वक्त एक डॉक्टर बाहर आया और मैं भागकर उससे अपनी माँ का हाल पूछने गया। देखिए मिस्टर राठी, आपकी माँ की हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई है। अभी हम पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह सकते, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप सामने के काउंटर पर जाकर नर्स से फॉर्म ले ले और कुछ रुपए जमा करा दे। उस डॉक्टर के कहे मुताबिक मैं फॉर्म ले आया, पर जो रकम मुझे वहाँ जमा करानी थी वो मेरे पास उस वक्त अस्पताल में मौजूद नहीं थी। फॉर्म मैं गुड़िया के हाथ में थमाकर रकम लेने अपनी माँ वाले घर चल पड़ा। जैसा कि शालिनी और मैं पूरा दिन घर पर नहीं होते थे, तो सावधानी के तौर पर मैं अपना जो भी कैश और ज़रूरी कागज़ थे माँ के पास रखता था। रास्ते में जाते वक्त मैंने एक मैसेज शालिनी को भी भेज दिया, क्योंकि बताना मेरा फ़र्ज़ था। आना और ना आना उसकी मर्ज़ी। घर जाकर जब मैंने दराज में से अलमारी की चाबी निकाली, जो दराज में बिछे प्लास्टिक के कवर के नीचे होती थी, तो मैं वहाँ एक कागज़ का टुकड़ा देखकर हैरान हो गया। उस पर मेरी माँ ने अंजलि का फ़ोन नंबर अपने हाथों से लिखा हुआ था। मैंने फटाफट वो कागज़ उठाकर बड़ी हिफाजत से अपनी जेब में रख लिया। जल्दी जल्दी मैंने ज़रूरत की रकम निकाली और फिर यहाँ वहाँ माँ का सेल ढूंढने लगा। जब मैंने अपनी माँ के फ़ोन की पिछली कॉल जांची, तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि मेरी माँ ने लगभग हर रोज़ अंजलि को कम से कम एक बार तो फ़ोन मिलाया हुआ था, मगर वो फ़ोन कभी नहीं उठाती थी। मैं मन ही मन सोचता रहा कि मेरी माँ आज भी अंजलि को रोज़ फ़ोन क्यों मिलाती होगी, जबकि वो कभी फ़ोन नहीं उठाती। इस सवाल का जवाब मिलना उस वक्त संभव नहीं था, क्योंकि मेरी माँ तो कुछ बोलने लायक ही नहीं थी। वो तो खुद उस वेंटिलेटर की उधार सांसों के सहारे जिंदगी की लकीर को छूने की कोशिश में लगी थी। अस्पताल जाते वक्त मेरा दिमाग 2 जगह उलझा हुआ था। एक तरफ तो माँ की बहुत चिंता हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ जिस फ़ोन नंबर को मैं पिछले कई दिनों से बड़ी उम्मीदों से तलाश रहा था, अब उसके मिलने पर भी मुझे कोई खुशी ना हुई। मैं अपनी समझ से यही समझा कि जब अंजलि इतनी दफ़ा मिलाने के बावजूद मेरी माँ का फ़ोन नहीं उठाती, तो मेरा तो कभी भी नहीं उठाएगी। मैं मन ही मन बोला, वो उठाए भी क्यों? मैंने उसके साथ जितना बुरा किया है, उसके बाद तो उसे मेरी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। मैंने खुद उसे शादी के कितने सपने दिखाए, कैसे मैंने घर की रसोई उसके हिसाब से ही बनवाई, कैसे हमने साथ मिलकर अपने कमरे की सजावट पहले ही सुनिश्चित करी, और फिर मैंने उसके सपनों के महल में अचानक उसकी जगह शालिनी को लाकर बिठा दिया। कितना बड़ा विश्वासघात था ये उसके साथ। ये खबर भी उस तक पहुंच ही गई होगी कि मैं शालिनी से शादी कर रहा हूँ।
आज मुझे एहसास हो रहा था कि इस खबर को सुनकर उसे कितना दुख हुआ होगा। वो मुझे कितना गिरा हुआ इंसान समझ रही होगी। क्या पता कितने समय तक उसने मेरा इंतजार किया हो कि मैं जाकर अपने कुकृत्य की माफी उसके पैरों में गिड़गिड़ाकर मांगू। खैर, ये उसका हक भी था, पर मेरा अहंकार और मेरी ये सोच कि गलत करके गलती को स्वीकारो मत तो गलती गलती नहीं कहलाती, ने मुझे अपनी आत्मा के इस बोझ से मुक्त होने का मौका ही नहीं दिया। मैं अपनी इसी घटिया सोच के चलते बेशर्मी की चर्बी चढ़ाकर अपने घर ही बैठा रहा। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। तब तक गुड़िया की इत्तला से मेरे कुछ खास रिश्तेदार भी वहां पहुंच चुके थे। सुबह 10 बजे तक शालिनी भी अपने माँ बाप को लेकर वहां पहुंच गई। शालिनी के पहुंचने के 20-25 मिनट बाद ही डॉक्टर ने आकर खबर दी कि मेरी माँ जिंदगी की जंग हार गई। ये बात सुनकर गुड़िया तो खड़े खड़े ही जमीन पर गिर गई और मैं कुछ पल के लिए पत्थर की तरह जम गया। मैं चुप था, मगर मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। पापा की मौत के वक्त भी मेरी हिम्मत इतनी ना टूटी थी जितना बर्बाद मैं खुद को उस समय महसूस कर रहा था। उस एक पल में मुझे अपनी पूरी दुनिया खत्म सी लगी। ऐसा लगा जीने का मकसद ही माँ के साथ चला गया हो। मेरी मासी मेरे गले से लगकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मेरी नज़र शालिनी की तरफ पड़ी तो वो चुपचाप अपने माँ के साथ बेंच पर मुंह लटकाए बैठी थी। उस समय मुझे अंजलि की इतनी याद आई कि मैं सीना चीर कर ही किसी को दिखाता तो वो समझ पाता। अंजलि मेरे घर का हिस्सा बनी भी नहीं थी। तब भी मेरे पापा की खबर कुछ दिन बाद सुनकर भी वो बिलक बिलक कर रो रही थी। कैसे उसने खुद अपनी सजल आंखों के बावजूद भी मेरे आंसू पोंछे थे। कैसे उसने मुझे महीनों तक इस बात पर बड़े प्यार और सब्र से दिलासा दिलाया था। आज तो वो भी साथ नहीं थी जो मेरे ऊपर गिरे इस पहाड़ से मुझे थोड़ा तो उबार लेती। शालिनी से मुझे ना कल कोई उम्मीद थी और ना उस दिन, क्योंकि मेरी माँ की मौत पर जिसकी खुद की आंखें नम तक ना हुई थी, वो मेरे आंसू क्या समझ पाती। कुछ दिन बाद मैं क्रिया के सारे रिवाज पूरे कर गुड़िया को अपने साथ ही ले आया। एक बार फिर हमारे पुराने घर पर ताला लग गया। कई दिनों तक माँ के जाने के बाद गुड़िया और मैं चुप चुप ही रहते थे। शालिनी और गुड़िया भी आपस में बात नहीं करते थे। मुझे गुड़िया को ऐसे देखकर अच्छा नहीं लगता था। तब मैंने फैसला किया कि मैं गुड़िया के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दूंगा, ताकि मेरे घर के तनाव भरे माहौल से उसकी तो जान छूटे। एक शाम मैं अपनी हारी हुई जिंदगी का गम गोदाम में ही बैठकर अपनी शराब की बोतल के साथ मना रहा था। बीते वक्त में हुई बातों पर मलाल कर करके मैं उस खुद को भूल जाने वाली दवा के घूंट पे घूंट पीता चला गया। अंजलि अब मुझे हर वक्त याद आती थी। एक बार जब मैंने रॉबिन के साथ पी थी तो नशे में अंजलि को फोन मिला दिया था। अगले दिन उसने मुझे खूब फटकार मारी और मुझसे जीवन में दोबारा ना पीने का वादा भी लिया। उस समय उसके प्यार में पागल होने की वजह से मैंने वो वादा पूरी ईमानदारी से निभाया भी। अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से गाड़ी की तरफ जाते वक्त मैं सोच रहा था कि घर जाकर तो शालिनी मुझसे ये तक नहीं पूछेगी कि मैं देर से क्यों आया। वो तो आराम से सो चुकी होगी। नशा ज्यादा होने की वजह से गाड़ी का स्टीयरिंग मुझसे उस रात संभल नहीं रहा था और आखिरकार वही हुआ जो होना था। संतुलन गड़बड़ाने की वजह से मेरी गाड़ी सीधा एक सड़क के किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं।